आज के वीडियो में जिस कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है एक पिता और बेटी के प्यार की, एक इंसान की इंसानों के प्रति इंसानियत की और कुछ ऐसी सच्चाइयों की जिसे किसी भी देश की सरकार दुनिया के सामने नहीं आने देती। कहानी की शुरुआत होती है सन 1980 से, जहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसका नाम किम है। किम रात को घर वापस आता है। दरअसल वो एक किराए के घर पे रहता है और उसका इस दुनिया में उसकी बेटी के अलावा और कोई भी नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी गुजर चुकी है। और जब वो घर आने के बाद अपनी बेटी को देखता है तो उसके सिर पर घाव का निशान होता है और वो समझ जाता है कि मकान मालिक के बेटे ने उसे मारा है। वो गुस्से में उसके घर जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही मकान मालिक की बीबी ने कह दिया कि तुम्हें अपनी बेटी को कुछ समझाना चाहिए, देखो उसने मेरे बेटे का क्या हाल किया है। दरअसल उसके बेटे को किम की बेटी ने बहुत बुरी तरीके से पीटा है और इसके बाद वो बोलती है कि तुमने पिछले 4 महीनों से रूम का किराया नहीं दिया है और तुम्हारा किराया अभी पर मंथ के हिसाब से 20,000 हो चुका है। इस बात से किम परेशान हो जाता है और वो उन्हें सॉरी कहता है और वापस अपने कमरे में आ जाता है। लेकिन वो अपनी बेटी को अपनी परेशानी नहीं दिखाता क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। और जब उसकी बेटी सो जाती है तो वो रेडियो पर सुनता है कि साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लग चुका है। दरअसल साउथ कोरिया में आजकल बहुत दंगे चल रहे होते हैं, इसीलिए यहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया गया है। मार्शल लॉ का मतलब ये होता है कि पूरे देश को अब पुलिस या पॉलिटिशियन नहीं बल्कि आर्मी कंट्रोल करेगी। और ऐसे माहौल में बहुत कम लोग घर से बाहर निकलना पसंद करते हैं क्योंकि किसी को भी जान का खतरा हो सकता है। और किम इस बात से परेशान हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि कल से उसकी आमदनी और भी कम हो जाएगी। अब अगले दिन किम जब रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है तभी वो दूसरे टेबल पे बैठे कुछ टैक्सी ड्राइवरों की बातें सुनता रहता है। उनमें से एक टैक्सी ड्राइवर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि आज मुझे एक खास सवारी मिलने वाली है जिसे मुझे गोंगजू शहर ले जाकर वापस लाना है और बदले में मुझे 20,000 रूपए मिलेंगे। उसके दोस्त पूछते हैं कि ये कौन है। वो बताता है कि एक फॉरेनर है। तभी उसका एक दोस्त पूछता है कि क्या तुम उसकी लैंग्वेज जानते हो। वो बताता है कि मैं यूएस मिलिट्री के आसपास पला बड़ा हूँ, इसीलिए मैं उसकी भाषा समझ सकता हूँ और उसे समझा भी सकता हूँ। बस मैं खाना खाऊंगा और सीधा थिएटर जाऊंगा जहाँ से मुझे उस सवारी को रिसीव करना है। दूर बेटा किम ये सब कुछ सुन रहा होता है। किम को अगर ये सवारी मिल गई तो उसके घर का रेंट जो कि 20,000 है वो पूरा का पूरा एक ही बार में चुकता हो जाएगा। इसीलिए किम उस टैक्सी ड्राइवर की जगह खुद चला जाता है। थिएटर के बाहर पहुँचने के बाद वो अपनी सवारी को पहचानने लग जाता है क्योंकि वहाँ पर एक ही फॉरेनर होता है जिसका नाम पीटर होता है। वैसे तो वो एक जर्मन है, लेकिन पिछले 8 सालों से एक रिपोर्टर के तौर पर जापान में काम कर रहा है। जापान में उसे पता चलता है कि साउथ कोरिया में स्टूडेंट ने सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला है, इसीलिए यहाँ पर इस रिपोर्ट को कवर करने के लिए आया है क्योंकि उसे ये बताया जाता है कि इस खबर को पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा है और अब पीटर इस खबर को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता है। पीटर के साथ एक साउथ कोरिया का रिपोर्टर भी होता है और उसी रिपोर्टर ने उसे ये बताया होता है कि ये खबर यहाँ नहीं गोंगजू में मिलेगी और इसीलिए पीटर गोंगजू जा रहा होता है। यहाँ पर किम अपनी टैक्सी लेकर पहुँच जाता है। पीटर के साथ यहाँ का साउथ कोरिया का रिपोर्टर है। वो टैक्सी देखकर बोलता है कि हमने तो प्राइवेट टैक्सी मंगाई थी, लेकिन ये तो प्राइवेट टैक्सी नहीं है। तभी किम उन्हें झूठ बोल देता है कि प्राइवेट टैक्सी सारी बिजी थी, इसीलिए मुझे भेजा गया है। पीटर अपने दोस्त साउथ कोरियन रिपोर्टर से पूछता है कि क्या ये समझ पाएगा जो मैं कहूँगा, क्योंकि उसे साउथ कोरियन नहीं आती है, वो सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है। उसका दोस्त बोलता है कि हाँ मैंने टैक्सी कंपनी को सब कुछ बता दिया था। और वो किम से भी पूछता है कि क्या तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है, लेकिन किम वहाँ पर टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है और वो अपने साथ पीटर को बैठाकर वहाँ से निकल जाता है। और अगले ही पल यहाँ पर वो टैक्सी वाला आ जाता है जिसे सच में बुकिंग किया गया था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि किम पीटर को लेकर चला जाता है। किम रास्ते में पीटर को बताता है कि वो पहले सऊदी अरब में टैक्सी चलाता था और वहाँ से पैसे कमाकर वो यहाँ आ गया और उसने टैक्सी खरीदी। पीटर भी इंग्लिश में बात करता है, लेकिन किम को कुछ भी समझ नहीं आता। किम कहता है कि आपको यदि मुझसे बात करनी है तो आपको धीरे धीरे बोलना पड़ेगा और पीटर समझ जाता है कि इसे इंग्लिश बहुत कम आती है। ये दोनों के दोनों गोंगजू के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर बैरियर लगे होते हैं और लिखा होता है कि आगे का रास्ता क्लोज है। तभी पीटर अपने बैग से कैमरा निकाल कर यह सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। किम को नहीं पता कि वो रिपोर्टर है। पीटर किम को कहता है कि आगे चलते रहो, रुको मत, और किम अपनी टैक्सी को बैरियर क्रॉस कराकर आगे निकल जाता है। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर आर्मी की एक टुकड़ी होती है। तभी पीटर उसे इंग्लिश में बोलता है कि उन्हें मत बताना कि मैं एक रिपोर्टर हूँ, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता कि पीटर क्या बोल रहा है। आर्मी का एक सिपाही किम के पास आता है। वो कहता है कि तुम्हें रास्ते में बैरियर्स नहीं दिखे क्या, तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए। किम कहता है कि मेरे पास एक पैसेंजर है, इसे गोंगजू शहर जाना है। तभी आर्मी का सिपाही कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो, तुम्हें इसी वक्त यहाँ से लौटना होगा। और किम अपनी टैक्सी को वहीं से वापस घुमा लेता है। जब वो कुछ ही दूर पहुँचता है तो पीटर उसे पूछता है कि क्या ये रास्ता गुआंजू जाता है। तभी किम उसे कहता है कि हम गुआंजू नहीं जा सकते क्योंकि आर्मी ने रास्ता बंद किया हुआ है, हम वापस वहीं
वहीं जा रहे हैं जहाँ से आए हैं। पीटर उससे कहता है कि अगर तुम मुझे गुआंजू नहीं ले गए तो तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। लेकिन किम पीटर से पूछता है कि तुम्हारे पास ये कैमरा कैसा है, तुम गुआंजू क्यों जाना चाहते हो। तभी पीटर इस बात से इरिटेट हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें सिर्फ मुझे गुआंजू पहुंचाना है। लेकिन किम फिर से पीटर से पूछता है कि तुम रिपोर्टर हो या बिजनेसमैन। लेकिन पीटर उसे बिजनेसमैन बताता है। और अब किम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर एक किसान से पूछता है कि मुझे गुआंजू जाना है, क्या गुआंजू जाने का कोई दूसरा रास्ता है। वो किसान बताता है कि हाँ, एक पहाड़ से कच्चा रास्ता गुआंजू जाता है, तुम लोग वहाँ से जा सकते हो। और किम पीटर को उसी रास्ते से लेकर गुआंजू की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन उसकी किस्मत फिर से एक बार उसका साथ नहीं देती है। कुछ ही दूर जाने के बाद वहाँ पर भी एक सेना की टुकड़ी रास्ता रोक के बैठी थी। किम अपने मन ही मन कहता है कि शायद ये लोग मुझे पैसा नहीं कमाने देंगे और टैक्सी से उतरकर आर्मी ऑफिसर से बातचीत करता है। वो कहता है कि मेरे पास एक अमेरिकन बिजनेसमैन है जिसे मैं अभी अभी एयरपोर्ट से लेके आ रहा हूँ। ये एयरपोर्ट से अपने देश वापस जा रहा होता है, लेकिन ये अपने कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स गुआंजू में भूल आया है और अगर इससे वो डॉक्यूमेंट नहीं मिले तो ये कभी भी अमेरिका वापस नहीं जा पाएगा। इसीलिए मुझे गुआंजू जाना जरूरी है। वो आर्मी ऑफिसर कंफ्यूज हो जाता है, पर वो फाइनली इन्हें आगे जाने की अनुमति दे देता है और साथ ही साथ इन्हें ये बताता है कि वहाँ पर दंगे चल रहे हैं, इसीलिए तुम लोगों को जल्द से जल्द वापस आना होगा। किम इस बात से हैरान भी हो जाता है, लेकिन फिलहाल वो यहाँ से आगे बढ़ जाता है और कुछ ही दूर जाने के बाद टैक्सी रोककर वो पीटर से कहता है कि अब तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, नहीं तो मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ूंगा। अब पीटर उसे आधे पैसे दे देता है और कहता है कि आधे पैसे वापस जाने के बाद मिलेंगे। किम को भी उसकी बात माननी पड़ती है और ये दोनों के दोनों अब गुआंजू शहर में एंटर कर चुके हैं, जहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। और तभी एक ट्रक उनकी गाड़ी के आगे रुकता है, जिसमें बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट होते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तभी पीटर इन्हें देखकर अपना कैमरा निकाल लेता है और इन्हें शूट करना शुरू कर देता है। तभी किम को भी ये समझ आ जाता है कि ये कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक रिपोर्टर है। कॉलेज स्टूडेंट को पता चलता है कि ये एक रिपोर्टर है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। दरअसल ये भी चाहते हैं कि जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा है उसके बारे में दुनिया को भी पता चलना चाहिए। यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम ब्रूस होता है, जो पीटर से बात कर सकता है क्योंकि उसे इंग्लिश आती है। और वो पीटर से बात करना शुरू करता है कि हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं जहाँ पर जख्मी लोग हैं। फिर पीटर उन्हें कहता है कि क्या मैं तुम लोगों के साथ चल सकता हूँ। वो कहते हैं कि हाँ, और पीटर भी उनके साथ ट्रैक्टर पर चढ़ जाता है। तभी किम भी उनके पीछे पीछे जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है वो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता है। वो वापस अपने घर जाना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो शहर से बाहर निकलता तभी उसे एक लाचार बूढ़ी औरत दिखती है जो हॉस्पिटल जाना चाहती है क्योंकि उसका बेटा कल रात से ही हॉस्पिटल में घायल है और इसीलिए किम को उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। और जिस हॉस्पिटल में वो जाता है पीटर भी वहीं पे होता है। दरअसल वो इसी को ही ढूंढ रहे थे क्योंकि पीटर का एक बैग उसकी गाड़ी के पीछे ही था जिसके बारे में किम को कुछ भी पता नहीं होता और वो सोचते हैं कि किम इस बैग को लेके भाग रहा था। किम पीटर को अपनी टैक्सी तक ले जाकर उसे अपना बैग वापस दे देता है और पीटर भी उसका बाकी का किराया जो 10,000 होता है वो उसे दे देता है। ये देखकर वहाँ के सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं क्योंकि गुआंजू तक आने के लिए ये पैसा बहुत ज्यादा होता है। उन्हीं में से एक स्टूडेंट उसके हाथ से पैसा छीनकर वापस पीटर को दे देता है और अब वे उसी लाइसेंस प्लेट भी निकालने लग जाते हैं। तभी किम इस बात से गुस्सा हो जाता है और जो 10,000 उसने पहले दिए थे उसे भी वापस दे देता है और कहता है कि जब मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं तब सारे पैसे दे देना। और अब ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इनके साथ अब ब्रूस भी होता है क्योंकि ब्रूस को इंग्लिश आती है। पीटर ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा ताकि वो किम और उसके बीच में एक ट्रांसलेटर के रूप में कार्य कर सके। और जब वे वापस जा रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि शहर में एक जगह जहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं, ये सब के सब प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। और ब्रूस सबको बताता है कि मेरे साथ एक रिपोर्टर है जो हमारी बात को दुनिया तक पहुँचाना चाहता है। ये सुनकर सब के सब बहुत खुश होते हैं, सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। लेकिन पीटर इन सबको एक साथ शूट करना चाहता है, इसीलिए वो पास की एक बिल्डिंग की छत पे जाता है जहाँ पर पहले से ही यहीं का एक लोकल रिपोर्टर मौजूद होता है। और जब ये दोनों के दोनों ऊपर से शूट कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर आर्मी आ जाती है और वो अंधाधुंध मासूम लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। तभी ये देखकर किम पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। दरअसल न्यूज में जो भी खबर दिखाई जा रही थी वो सब झूठ थी। न्यूज में ये बताया जा रहा होता है कि कॉलेज के स्टूडेंट बिना बात के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार उन्हें मना भी कर रही है, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हकीकत तो कुछ और ही होती है और पीटर और जो लोकल रिपोर्टर होता है वो नीचे जाकर शूट करना चाहते हैं। हालांकि किम उन्हें मना भी करता है, लेकिन वो नीचे चले जाते हैं और किम को भी नीचे जाना पड़ता है। पीटर जब वहाँ पर सब कुछ शूट कर रहा होता है तभी वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर उसे देख लेता है। लेकिन इससे पहले कि ये सब उसको पकड़ते, ये सब टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। किम और पीटर अब वापस जाना चाहते हैं, इसीलिए ब्रूस टैक्सी से उतर जाता है और जैसे ही थोड़ा सा आगे
आगे बढ़ते हैं तभी टैक्सी खराब हो जाती है। उसी वक्त यहाँ पर एक लोकल टैक्सी आती है और ये टैक्सी वाला उसकी टैक्सी को टोल करके अपने साथ ले जाता है। वो किम को बताता है कि तुम्हारी टैक्सी को ठीक होने के लिए अभी 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। और ब्रूस भी एक बार फिर से इनके साथ है। और अब यहाँ पर किम बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी 11 साल की बेटी घर पे अकेली है और वो किसी भी कीमत पर वापस जाना चाहता है, लेकिन उसे टैक्सी ठीक होने तक इंतजार करना पड़ेगा। और जब ये तीनों उस टैक्सी ड्राइवर के घर पे आते हैं तभी इन्हें एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। दरअसल यहाँ के लोकल लोगों ने टेलीविजन स्टेशन को ही उड़ा दिया होता है क्योंकि टीवी पर सभी न्यूज़ झूठी दिखाई जा रही होती है। और अब ये तीनों के तीनों उस जगह पे पहुंच जाते हैं और जब पीटर वहाँ पर शूट कर रहा होता है तभी वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर जो पहले से इन तीनों की खोज कर रहा होता है वो इन्हें देख लेता है। तभी ये तीनों वहाँ से भागकर एक बिल्डिंग में छिप जाते हैं, लेकिन वो ऑफिसर ब्रूस को पकड़ लेता है और किम और पीटर ऊपर छुपे होते हैं। उस ऑफिसर को पता है कि वो मुझे सुन सकते हैं, लेकिन वो इन दोनों को वार्निंग देता है कि अगर मुझे कैमरा वापस नहीं किया तो मैं इसे मार दूंगा। ब्रूस इस ऑफिसर से कहता है कि मैं रिपोर्टर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ताकि वो तुम्हें कैमरा वापस दे दे। ब्रूस को पता है कि इस ऑफिसर को इंग्लिश नहीं आती है और वो इंग्लिश में पीटर को कहता है कि ये कैमरा इन्हें वापस मत देना, इसमें तुमने जो भी रिकॉर्ड किया है वो सच दुनिया के सामने लाना। और ब्रूस देखता है कि आर्मी वाला उसी तरफ जा रहा होता है जहाँ पर वो दोनों छिपे हुए हैं और वो उन दोनों को भागने के लिए कहता है। तभी किम और पीटर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और तभी उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। तभी वो समझ जाते हैं कि उसने ब्रूस को शूट आउट कर दिया। अब ये दोनों भागते भागते अलग हो जाते हैं और ऑफिसर किम को पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो इसे मार दे तभी पीटर उसके ऊपर हमला करता है और इस तरह वो किम को बचाकर यहाँ से ले जाता है। ये दोनों वापस उसी घर में आ जाते हैं जो यहाँ के लोकल टैक्सी ड्राइवर का होता है। तभी किम पीटर को सब कुछ बताता है कि कैसे उसने पैसा कमाया और कैसे उसकी पत्नी बीमार हुई और उसका सारा पैसा उसके इलाज में चला गया। और जब उसकी पत्नी को एहसास हुआ कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है तो उसने किम को एक टैक्सी खरीदने के लिए कहा। और अब किम के पास उसकी बेटी है जो उसकी दुनिया है और वो किसी भी कीमत पर उस तक पहुंचना चाहता है, इसलिए अगली सुबह किम यहीं से निकल जाता है। हालांकि पीटर उसे देख रहा होता है लेकिन वो उसे नहीं रोकना चाहता। और किम जब यहाँ से अपने शहर जाने के लिए निकल रहा होता है तो जिस टैक्सी ड्राइवर का ये घर होता है वो उसे इसी शहर की यानी कि गुआंजू की नंबर प्लेट देता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके क्योंकि इन्हें कोरियाई आर्मी ढूंढ रही होती है। और जब वो अपने शहर के लिए निकल जाता है तब उसे कुछ ही दूर जाने के बाद एहसास होता है कि उसे पीटर को छोड़ के नहीं आना चाहिए और वो अपनी टैक्सी वापस घुमा लेता है। और जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि पीटर वहाँ पर नहीं होता है। उसे बताया जाता है कि वे हॉस्पिटल में है और किम भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। और जब वो हॉस्पिटल में लोगों की हालत देखता है तो उसे एहसास भी नहीं होता क्योंकि उन्हीं के देश की आर्मी उन्हीं के लोगों को मार रही है। और यहाँ पर पीटर भी पूरी तरीके से टूट जाता है क्योंकि उसे भी यहाँ पर एहसास हो रहा होता है कि इंसानियत इस दुनिया से खत्म हो चुकी है। तभी किम पीटर को कहता है कि तुम्हें अपना काम करना होगा जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हें पूरी दुनिया को बताना होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और ये दोनों हॉस्पिटल से निकल जाते हैं लेकिन बाहर अभी भी खून खराबा चल रहा होता है। आर्मी वाले आम लोगों को बेरहमी से मार रहे होते हैं, सड़क पर बहुत सारे लोग जख्मी पड़े होते हैं और जो भी उन्हें लेने जा रहा होता है आर्मी वाले उसे गोली मार देते हैं। इसीलिए किम और उसके साथ के जितने भी टैक्सी ड्राइवर होते हैं जो यहाँ के लोकल टैक्सी ड्राइवर वाले हैं वो अपनी टैक्सी से वहाँ पर बैरियर बना देते हैं ताकि जख्मी लोगों को उठा सके, लेकिन आर्मी वाले लगातार उन पर गोलियां चलाते रहते हैं इसीलिए ये भी वहाँ पर फंस जाते हैं। और तभी 2 आदमी बड़े बड़े ट्रक लेके आ जाते हैं और इससे उन्हें यहाँ से निकलने का मौका मिलता है। पीटर भी किम के पास आ जाता है और ये दोनों टैक्सी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन शहर से निकलने के लिए उन्हें चेक पोस्ट पास करना होगा। और जब ये चेक पोस्ट पर पहुँचते हैं तो उन्हें आर्मी वाले रोक लेते हैं और जब एक जवान उनकी गाड़ी की डिग्गी चेक कर रहा होता है तब वो देखता है कि वहाँ पर सियोल की नंबर प्लेट होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं और वो उन्हें जाने की परमिशन दे देते हैं। दरअसल इन्हें खास ऑर्डर होते हैं कि सियोल की किसी भी गाड़ी को यहाँ से क्रॉस न करने दिया जाए, लेकिन वो आर्मी वाला जानता है कि यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है वो गलत है। अब इससे पहले कि ये यहाँ से निकल सके आर्मी वालों को रेडियो पर मैसेज आता है कि किसी भी फॉरेनर को बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाए। पर इससे पहले कि इन्हें रोकते किम टैक्सी लेके निकल जाता है और इसके बाद बहुत सारी आर्मी गाड़ियाँ उनका पीछा करना शुरू कर देती है। वो इन्हें मारना चाहते हैं पर वहाँ पर बहुत सारे लोकल टैक्सी ड्राइवर आ जाते हैं जो इनकी रक्षा करने के लिए आए हैं। वो आर्मी की गाड़ियों को रोक लेते हैं। अब किम और पीटर दोनों के दोनों अपने शहर सियोल की तरफ निकल जाते हैं। कुछ ही घंटों बाद ये एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों इनके पास जितने भी रिकॉर्डिंग फोटोज होती है उन सारी फोटोज को कुकीज के डिब्बे के अंदर छिपा देते हैं और इसके बाद पीटर किम को उसका नाम और नंबर पेपर पे लिखने के लिए कहता है। वो कहता है कि यहाँ से सीधा जापान जाऊंगा और एक बार जब यहाँ का सारा सच न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट हो जाएगा तो मैं वापस तुमसे मिलने आऊंगा। मुझे तुम्हारी टैक्सी की मरम्मत भी करानी है। दरअसल उसकी पूरी
टैक्सी डैमेज हो गई होती है। किम पहले तो अपना नाम और नंबर इस पेपर पर लिखने के लिए हेजिटेट होता है, लेकिन बाद में उसे लिख कर दे देता है। अब पीटर अंदर जाता है। हालांकि उसकी कल सुबह की फ्लाइट है, लेकिन वो जापान जाने वाली पहली फ्लाइट की टिकट करा लेता है और वो वापस किम के पास आता है और उससे गले लगा लेता है। वो कहता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत बहादुर भी, तुमने अच्छा काम किया। किम उसे कहता है कि तुमने भी अच्छा काम किया और अगली बार जब भी कोरिया आओ तो कोरियन भाषा सीख के आना। ये बात सुनकर पीटर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और वो यहाँ से जापान के लिए निकल जाता है। हालांकि यहाँ की जो भी आर्मी होती है उन्होंने लिस्ट में उसका नाम देख लिया होता है कि वो कल सुबह की फ्लाइट से जापान जा रहा है। वो उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि पीटर उससे पहले की फ्लाइट से ही निकल चुका है। वहीं किम भी अपने घर आ जाता है जहाँ पर उसकी बेटी इंतजार कर रही होती है और वो अपनी बेटी को अपने गले लगाता है। पीटर के जापान पहुँचने के बाद कोरिया के जो भी बुरे हाल होते हैं वो सब दुनिया के सामने आ जाते हैं और दुनिया को पता चल गया कि कोरिया में जो कुछ भी हो रहा है वो ह्यूमन राइट के खिलाफ है और इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से यहाँ की सरकार को मार्शल लॉ हटाना पड़ता है और यहाँ के जो भी हालात है वो पूरी तरीके से सामान्य हो जाते हैं। कुछ ही महीनों बाद पीटर कोरिया वापस आता है और वो किम को ढूंढने की कोशिश करता है। उस नंबर पे कॉल भी करता है, लेकिन उसने जो भी नाम और नंबर दिया था वो गलत था, इसीलिए वो उससे मिल नहीं पाता। पीटर को सन 2003 में 23 साल बाद कोरिया बुलाया जाता है उसके सम्मान के लिए, क्योंकि उसने कोरिया के लिए जो कुछ भी किया था वो कोरिया कभी नहीं भूल सकता। और जब वो अपनी स्पीच देता है तब वो किम की बहुत तारीफ करता है। वो कहता है कि अगर किम नहीं होता तो ये काम कभी नहीं हो पाता। वो एक बहुत बहादुर भी था और एक अच्छा दोस्त भी था। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता और मैं उसे आज भी मिस करता हूँ। काश मैं कभी उससे मिल पाऊँ। वहीं दूसरी ओर ये दिखाया जाता है कि किम आज भी टैक्सी चलाता है और वो न्यूज़पेपर में उसकी स्पीच पढ़ता है जिसमें उसने किम की बहुत तारीफ की होती है और उसमें ये भी लिखा होता है कि मैं किम से मिलना चाहता हूँ। किम उसकी न्यूज पढ़कर कहता है कि मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ पीटर। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। यदि आप लोगों को ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी है तो एक लाइक जरूर करें।